सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नमस्कार, स्वागत है आपका। और टॉपिक पढ़ रहे थे अपने संविधान। कल हमने बात की थी, मैंने आपको संविधान की विशेषताएं लिखवा दी थी कि विशेषताएं मैंने 11 विशेषताएं लिखी है, इसमें एक विशेषता अभी तक लिखनी बाकी थी, 12वीं विशेषता और लिख लेना आप इसके अंदर। विदेशी तत्वों का समावेश, विदेशी तत्वों का समावेश। ठीक है, 12 विशेषताएं होगी इसकी। अब हम इन पे चर्चा करेंगे। अब आप देखना, यहां से जो प्रश्न आए हुए है ना, बड़े बड़े बच्चों से, मतलब बड़े बड़े विद्वान है ना पॉलिटी के, उनसे भी सही नहीं होता ये प्रश्न। बहुत ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रट्टा नहीं लग सकता भैया पॉलिटी का। यहाँ रट्टा नहीं लगेगा, सब समझ है, सारी की सारी पॉलिटी की समझ है। जिसको पॉलिटी की समझ है ना, वही इन प्रश्नों को हल कर पाता है। जब संविधान की विशेषताओं से प्रश्न आ जाता है ना, उन प्रश्नों को हल करना सिर्फ पॉलिटी की समझ वाले व्यक्ति के ही बस की बात है, वरना नहीं होता। और मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर बताए हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ सेकंड ग्रेड में जिसमें पॉलिटी की 15 से कम क्वेश्चन आए हों। 10 प्लस 10, 12, 13, 15, 16 इतने प्रश्न आए हुए पॉलिटी के फर्स्ट पेपर के अंदर। कल दिया था ना मैंने पेपर की, आपको मॉडल दिए थे, 2011 का पेपर, 13 का, 16 का, सारे पेपर दिए थे मैंने, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद देखो, विशेषताएं मैंने बताई थी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, नम्यता व अनम्यता का समन्वय। नम्यता मतलब लचीलापन, अनम्यता मतलब कठोर, लचीला भी है और कठोर भी है। संघात्मक शासन व्यवस्था, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है इसका। भारत में कैसी शासन व्यवस्था? संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसका तात्पर्य क्या, अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। त्रिस्तरीय सरकार है भारत में, केंद्र, राज्य और स्थानीय, 3 प्रकार की सरकार होती है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, ये सारा क्रम चलता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि संसद संप्रभु है भारत के अंदर। संसद सर्वोच्च है एक प्रकार से, संसद सारे कानून बनाती है, भारत पर नए नियमों को लागू करती है। ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये शब्द जो है ना, देखो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, और अगर पॉलिटी का स्टूडेंट नहीं है या जिसको पॉलिटी की समझ नहीं है, वो इन प्रश्नों को समझ ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं लगता ये लिखा क्या है, इसका मैं मतलब क्या समझूँ, इसका अर्थ क्या समझूँ, ये पता नहीं लगता। तो हम आराम से करेंगे, संविधान की विशेषताएं करने में हमें 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे हम पूरी पॉलिटी को कि वास्तव में पॉलिटी है क्या, पॉलिटी के शब्दों का मतलब क्या निकलता है। फिर है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत क्या होता है और स्वतंत्र कैसे है न्यायपालिका, इस पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, नीति निरीक्षक तत्व और मौलिक कर्तव्यों का समावेशन है, हमारे संविधान की विशेषता है। और संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर कंट्री बनाता है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपातकालीन प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, ये भी एक खास विशेषता है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, लिंग सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार है। ठीक है, आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका वोट नहीं बना अभी तक, वोटर लिस्ट में वोट नाम नहीं है? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 2002 है, तो बनवाना चाहिए। आपका 99 है, फिर तो काफ़ी पुराना मॉडल है, अब तो बनवा लेना चाहिए मॉडल। अब तक क्यों नहीं बनवाया भाई? बनवाओ भैया। अभी बता देता हूँ, 30 नवंबर 2021 तक अभियान है, और 2003, 31 दिसंबर 2003 से पहले जिसका भी जन्म हुआ है, सबका वोट बनाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया। 100% वोटर मांग रहे हैं। जब आपके जो भी गवर्नमेंट स्कूल के BLO हैं, उनसे संपर्क करें। 30 नवंबर तक अभियान चल रहा है, और आप अपना वोट बनवा लीजिए भैया। और आप खुद भी अपना वोट बना सकते हो, भर सकते हो। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर फार्म नंबर 6 भरना होता है, उसको सारा खुद ही भर सकते हो, चाहे भरना चाहो तो। बाकी आप, हाँ जी, क्यों? कई बार चलता नहीं होता, वो बात अलग है, बाकी होता क्यों नहीं, सबमिट तो होता ही है, चलता ही है, फार्म तो भर सकते हैं अपने, हर कोई भर सकता है फार्म। मैं भर दूंगा, वोट बनाओ, वोट बनाना जरूरी है, ध्यान रख लेना। ठीक है, 11 नंबर तक। 12वां है विदेशी तत्वों का समावेश। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। दे दिया जाता है कि इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन उसके अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, इस प्रकार से ये हमें रट्टा मारना पड़ेगा, ये हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं संविधान की आलोचना। संविधान की विशेषताओं में हम आलोचना भी देखते हैं। ठीक है, आलोचना में संविधान को उधार का संविधान कहा है, किसने कहा है, क्यों कहा है, क्या पॉइंट है, इस पर चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम की कॉपी है। संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि भारत का संविधान, भारत स्वतंत्रता, क्या है बोलते हैं उसको, भारत अधिनियम, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसकी कॉपी मानी गई है। गैर भारतीय संविधान है। आलोचक कहते हैं कि भारतीयों के लिए बना ही नहीं है, ये तो गैर भारतीय संविधान है, गांधीवाद से दूर है, वकीलों का स्वर्ग है। ऐसी चर्चाएं इसके बारे में की जाती है कि संविधान की आलोचना के संबंध में। अब सबसे पहले बात की थी मैंने कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है।
सबसे पहले तो ये बताया होना चाहिए कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, जिसे लिखा नहीं गया। लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और सबसे छोटा और पहला, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। ठीक है। उसके बाद अलिखित संविधान ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके, एक ही बात है, ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह दो, यूके कह दो, एक ही बात है। इसका संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित संविधान है। किस पर आधारित संविधान है? ये परंपराओं पर आधारित संविधान है, ये ध्यान रख लेना। इसका मतलब ये कि जैसे लिखित संविधान का तो मतलब ये हुआ कि एक संविधान सभा बनी, उन्होंने मिल करके बैठ करके संविधान लिखा कि ऐसे नियम होने चाहिए, ये होना चाहिए देश में, वो होना चाहिए देश में, ये सारी बातें लिखी। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। अलिखित संविधान में जो पुराने समय से चली आ रही जो प्रक्रियाएं थी, जो कार्य थे, वो सभी वो उन्हीं को शामिल कर लिया गया। ठीक है। हाँ सर। नेत्र ज्योति हॉस्पिटल से आगे की साइड सर। हाँ, बहुत बार जाते हो आप इधर। हाँ, नहीं इधर है, इधर उधर भी है, पर वो अलग बंद है वो। हाँ, मैं क्लास में हूँ सर। ठीक है। उसके बाद देखो, अभी उसी पॉइंट पे चर्चा चल रही है। भारत का संविधान, मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये बात थी मूल संविधान में। वर्तमान संविधान में क्या हो चुका है? लागू होने के बाद अब तक 105 संविधान संशोधन होने के बाद जो संविधान हो गए, अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 105। आपको 96 से आगे वाला 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5 याद होने चाहिए। आरएस में क्वेश्चन आए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन आएगा इससे। 2 क्वेश्चन आए संविधान संशोधन से आरएस में। संविधान लागू होने के बाद अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद अब जो संविधान है वो वर्तमान संविधान है, और वर्तमान संविधान में भाग कितने हो चुके हैं? 25। मतलब पहले 22 थे और 4 नए जुड़े थे। कितने हो गए? 26। एक कम हो गया था, वापस कितने हो गए? 25। 25 भाग है। भाग 7 को तो हटा दिया, भाग 4 कै, 9 कै, 9 कै, 14 कै, ये याद रखना है। 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै, ये 4 भाग नए जोड़े गए। तो एक हटाने के बाद 24 रह गए, फिर 4 नए जोड़ दिए तो 25 हो गए। वर्तमान में भाग कितने? 25 है। वर्तमान में अनुच्छेद लगभग 480 हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी है? 8 मूल संविधान में थी, 4 बाद में जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ होगी? 12। अच्छा, 8 तो जो मूल थी वो थी। प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है और कब जोड़े गए, ये कौन कौन से हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है ये 4 अनुसूचियां कौन सी है, कब जोड़ी गई, इन्हीं से पूछे गए। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1950 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 51वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। तो ये मैटर मैंने कल बता दिया था आपको। उसके बाद है संविधान के बारे में ये कहा गया कि भारत का संविधान जो है वो नम्यता व अनम्यता का समन्वय है, यानी कठोर और लचीला दोनों है। अब संविधान कठोर लचीले का तात्पर्य ये नहीं है कि संविधान बहुत ही मतलब कल्डो सोयाबीन है, हमारे तो बहुत कठोर है या फिर यहाँ लचीलों से टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कठोर और लचीले का तात्पर्य ये कि उसमें परिवर्तन, जैसे मनुष्य के व्यवहार कठोर और लचीला होना, कि एक तो मनुष्य का व्यवहार होता है कठोर होता है कि वो बदलेगा ही नहीं, वो जैसा वैसे रहेगा। एक वो है कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। तो भारतीय संविधान जो है वो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला है। उसमें यदि कोई चेंजिंग करनी है तो समय समय पर उसमें चेंजिंग हो सकती है, और अब तक 105 बार चेंजिंग की जा चुकी है भारतीय संविधान में। कितनी बार चेंजिंग हो चुकी है? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं ना, तो 105 बार चेंजिंग हो चुकी है। देखो, कठोर और लचीले का समन्वय है भारत का संविधान। कठोर भी है, कुछ पार्ट ऐसे है, देखो संविधान में 395 अनुच्छेद, आप ध्यान देना। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है, आरपी हमेशा मूल संविधान ही मानती है, आरपीएससी हमेशा यही उत्तर मानती है, ये ध्यान रख लियो। आपको यही करना है। भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियाँ 8 हैं, अनुसूचियाँ 12 है, 8 + 4 वर्तमान में 12 है। बाकी आपको भाग 22 ही मानने, अनुच्छेद 395 मानने, क्योंकि ये 4 और 4 कै में ही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का 23वां भाग कौन सा है, तो 23 तो कुछ है ही नहीं, ना 23 नंबर पे कुछ है, ना 24 नंबर पे कुछ है, ना 25 नंबर पे कुछ है। 4 और 4 के आगे सब क्लाउज के रूप में जोड़ दिया, 4 कै, 9 कै, 9 कै। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आरपीएससी हमेशा 395 उत्तर मानती है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395, क्योंकि अनुच्छेद 51 कै, 51 खै, 51 गै, 51 घै, इस प्रकार से जुड़े आगे। तो 395 के बाद गए ना कोई, अनुच्छेद 396 में क्या है? तो 396 है ही नहीं, 396 397 कुछ नहीं है। ये जो 395 से पहले पहले है ना, उन्हीं में कै खै गए लगा करके जोड़ करके शामिल किए गए अनुच्छेद है। जिसके आगे कै खै गए लगा, इसका मतलब वो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में शामिल किया गया।
जिसके आगे क्या क्या लगा है ना, अनुच्छेद के आगे, भाग के आगे, वो मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें बाद में शामिल किया गया। अच्छा, उसके बाद देखो संविधान में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, यानी कि संविधान के जो 395 अनुच्छेद है उनमें परिवर्तन भी हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 368 बताता है कि उसमें परिवर्तन कैसे होगा। देखो ध्यान देना, यहाँ भी दिमाग लगा करके बात, प्रश्न का उत्तर देने वाली बात है। संविधान में परिवर्तन कितने तरीके से हो सकता है, लेकिन यदि प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। अच्छा, इसका मतलब कि 368 के अलावा कुछ और अनुच्छेद भी हैं जहां यह बताया गया कि इस तरह से भी हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 और 4 को सम्मिलित रूप से देखने पर यह पता चलता है कि अनुच्छेद 3-4 ये कहता है कि संविधान में साधारण बहुमत से परिवर्तन हो सकता है। संविधान में साधारण बहुमत से परिवर्तन, साधारण बहुमत से परिवर्तन का मतलब होता है उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ग्रेड की क्लास में 50 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन बच्चे आए हैं 30 ही, और 30 में से 16 बच्चे कह रहे हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, तो वो साधारण बहुमत होगा। और एक होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि सेकंड ग्रेड की क्लास में 50 बच्चे हैं, अब आए चाहे कितने भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुमत के लिए क्या चाहिए, 25 + 1 26 लोगों की सहमति चाहिए। बहुमत के लिए क्या चाहिए, 26 लोगों की सहमति, तो वो होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। एक होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत में उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। 30 आयो, 30 में से 16 एक तरफ हो गए तो बहुमत हो गया, साधारण बहुमत हो गया। लेकिन वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं हुआ। कुल सदस्य संख्या का बहुमत 30 में से 26 लोग जब एक तरफ होंगे तब वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है। तो अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार तो संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। देखना, अब 395 अनुच्छेद है ना जो संविधान के, उन अनुच्छेदों में अलग अलग बता रखा है कि ये चीज, कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिनमें हम साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत से परिवर्तन करते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए होगी, तब जाकर के संविधान में परिवर्तन होगा। तो पूरे संविधान को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा हुआ भी है कि ये जो पॉइंट है ना, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, लोकसभा का कार्यकाल क्या रहेगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी करना, उसको बढ़ाना, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत और उसके बाद आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए होती है। ये वो पॉइंट है, ठीक है। और बाकी लगभग पूरे संविधान का 3/4 भाग जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए केवल विशेष बहुमत चाहिए होता है। अब बात आती है कि सर साधारण बहुमत तो ठीक है, ये हो गया साधारण बहुमत में। देखो साधारण बहुमत से सिर्फ 2-3 चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। देखो एक बात ये कि हम बात कर रहे हैं नम्यता व अनम्यता का समन्वय है संविधान। संविधान मतलब कठोर और लचीला दोनों है, उसमें परिवर्तन आसानी से भी हो सकते हैं और मुश्किल से भी हो सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे इसमें पढ़नी है। अब संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास। संविधान में परिवर्तन कौन कर सकती है, संसद। विधानसभा का, विधायिका का उसमें कोई रोल नहीं होता, राज्यों की विधानसभाओं का उसमें कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब केवल संसद परिवर्तन कर सकती है, यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 चीज़ें आती है, ये परिवर्तन करेंगे। अच्छा, अब वो कौन सी बातें हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होगा, सर ये बात आती है। अब साधारण बहुमत किन बातों के लिए चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राजस्थान का नाम राजस्थानिया करना है, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, पुडुचेरी किया गया, पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी किया गया, है ना। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़, झारखंड और ये नए राज्य बने, उत्तराखंड वगैरह नए राज्य बने, यूपी से अलग होकर के, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना नया राज्य बना। भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य को 2 भागों में बांटना, इन सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। संसद का क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। ये बात अनुच्छेद 3-4 में लिखी है कि इन चीज़ों में परिवर्तन, इन बातों में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है। और वो परिवर्तन कहाँ होता है, अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होता है। मैं ये बता देता हूँ, संविधान का केवल अनुच्छेद 1 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें साधारण बहुमत से परिवर्तन हो जाए। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। अब कुछ विशेष 20-15 एक बातें ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए होती है। बाकी पूरे संविधान में परिवर्तन विशेष बहुमत से हो जाता है। अब बात आती है कि विशेष बहुमत क्या है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा दोबारा कर लेते हैं। विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती है, विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती है। नंबर 1, कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साधारण बहुमत नहीं। सदन की जितनी सदस्य संख्या है, संविधान में संशोधन करती कौन है, संसद। अब संसद के जिस सदन में वो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, उस विधेयक की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
वह उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। विशेष बहुमत में ये दो शर्तें होती है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य संख्या का बहुमत। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सदन में सदस्य संख्या 600 है, कोई सदन है जिसमें सदस्य संख्या कितनी है, 600 है, एक सदन में 600 लोग हैं। अब 600 लोगों का विशेष बहुमत क्या होगा, 600 में से पहली शर्त कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो 600 का कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो जाएगा, 301, कुल सदस्य संख्या का बहुमत 301 होगा। अब 600 में से 600 ही उपस्थित है। दूसरी शर्त पे आ रहे हैं, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी वह संविधान संशोधन विधेयक उस सदन से पारित होगा। दूसरी शर्त पे आते हैं, 600 का 2/3 बराबर कितना होता है, 400। अब 380 लोगों ने साइन कर दिए, कितने लोगों ने साइन कर दिए, 380 लोगों ने। क्या संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि एक शर्त तो पूरी होगी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, लेकिन दूसरी शर्त उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित हुए 600 का 2/3 400 होता है। अब अगर 402 लोग या 401 लोग साइन करें ना तो वो विधेयक पारित हो, वरना वो विधेयक पारित नहीं होगा। कहाँ तो केवल उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत हो गया तो ही विधेयक पारित हो गया, और कहाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट आता जा रहा है काम, कहाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है ना काम। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, कठोर भी है, लचीला भी है। अभी और सुने, सेकंड कंडीशन दी मैंने आपको। सेकंड कंडीशन क्या थी, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बात थी, ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन 600 लोग, 600 में से पहली कंडीशन क्या, उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत, तो 301 हो गया, ठीक है। दूसरा, उपस्थित हुए 300 ही, 600 में एक दिन कितने आए, 300 लोग आए। अब 300 का 2/3 कितना आ गया, 300 का 2/3 जब निकाला तो 300 का 2/3 आ गया 200, 300 का 2/3 200 आया। अब 280 लोगों ने साइन कर दिए, क्या विधेयक पारित हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये शर्त तो पूरी होगी, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये शर्त तो पूरी होगी, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हुई कुल सदस्य संख्या का बहुमत वाली। कुल सदस्यों के बहुमत के लिए 301 लोग चाहिए। अब यहाँ पर अगर साइन करते 302 लोग साइन कर देते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है, तो विधेयक पारित हो जाता है ना, क्योंकि ये शर्त तो पूरी होगी, उपस्थित व मतदान करने वाला 2/3 तो 200 ही चाहिए, इसके लिए 301 चाहिए, तो ये 302 या 301 ने साइन कर दिए तो ये शर्त भी पूरी होगी, दोनों शर्तें कंप्लीट हुई। समझ में आई। और तीसरा पॉइंट था, उसको भी यहीं समझ लेते हैं। जो संविधान में संशोधन की बात चल रही है, दूसरा तरीका था 368 के अनुसार, दूसरा तरीका था विशेष बहुमत प्लस, देखो कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। अब देखो, इसमें विशेष बहुमत वाली चीज़ तो आपको पता चलेगी कि क्या होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत किसका, संसद का। विशेष बहुमत किसका चाहिए होता है, संसद से विशेष बहुमत लेना पड़ेगा आपको। ये तो आपको पता चलेगी कि विशेष बहुमत क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उसके बाद प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। आधे राज्य विधानमंडल, आधे राज्य विधानमंडल का क्या तात्पर्य हुआ, इसको समझेंगे अपने। मतलब वह विधेयक, वह संविधान संशोधन विधेयक जिसके लिए दूसरी शर्त लागू होती है, पहले तो वो संसद के विशेष बहुमत से पारित होगा उसके बाद भारत के आधे राज्य विधानमंडल, जैसे भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य वर्तमान में, दिए दिए 2 से कितने बच गए, 14, तो 14 राज्यों के विधानमंडलों से, अर्थात क्या हुआ, 14 राज्यों के विधानमंडलों से वो विधेयक पारित होना चाहिए। विधानमंडल, अच्छा विधानमंडल में 2 चीजें होती हैं, विधानमंडल से पारित होना अनिवार्य है, मतलब हर राज्य में जाएगा वो विधेयक। जैसे जीएसटी 101वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो वो इस आधार पे हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जो भारत के संविधान में हुआ, उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए थी। पहले तो संसद से विशेष बहुमत से पारित हुआ वो, उसके बाद भारत के सारे राज्यों में घूमता फिरा, पहला राज्य जिसने जीएसटी को अनुमति दी थी। हाँ जी, राज्य फ्रांस से तो आया था वो भी, ठीक है। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, बाद में भारत के अलग अलग राज्यों से स्वीकृति मिलती गई।
14 राज्यों के विधानमंडल से पारित होना चाहिए, तब वो संविधान संशोधन होगा, वरना वो संविधान संशोधन नहीं होगा। जो जीएसटी लागू किया गया था, 101वां संविधान संशोधन किया गया था, वो इसी आधार पर किया गया था। 14 राज्यों से स्वीकृति ली गई थी, क्योंकि 28 है तो 14 से लेनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ये और भी कठोर तरीका हो गया संविधान में संशोधन का। संविधान में संशोधन के 3 तरीके देखे हमने। साधारण बहुमत से, इसके लिए तो उपस्थित सदस्य संख्या संसद कर देती है, संविधान में संशोधन संसद करती है। ये मान लीजिए लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है। इधर उपस्थित सदस्यों ने आधों ने साइन कर दिया, आधों से एक ने, यहाँ से पारित हुआ, लोकसभा में राज्यसभा में आया, यहाँ साइन कर दिए, यहाँ से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, वो संविधान संशोधन हो गया। ये तो होता साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत, यहाँ उपस्थित व मतदान करने वालों का कुल बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या बहुमत यहाँ से पारित होगा, वही यहाँ से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा तो वो विशेष बहुमत। तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, यहाँ से विशेष बहुमत से पारित, यहाँ से विशेष बहुमत से पारित, उसके बाद सारे राज्यों में जाएगा, भारत के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में, मुख्यमंत्रियों के पास। समझ गए ना? विधानमंडल का तात्पर्य क्या हो? विधानमंडल में 2 चीजें आती हैं। विधानमंडल में 2 बातें होती है, एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। देखो मैं यही कह रहा हूं आपको कि हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने लग रहे हैं पहले से, तो ये चीज़ें सारी मैं पॉलिटी में बताता हूँ, डिटेल आती है जब हम इनको टॉपिकों पे आते हैं। पर अभी ये जो टॉपिक सारे हैं हमें एक बार एक साथ में समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो संविधान की विशेषताओं में आप ये समझ लीजिए कि 30% पॉलिटिक हम खत्म हो जाएगी। उसके बाद समझना आसान हो जाएगा। देखो विधानमंडल में 2 चीज़ें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद में भी 2 बातें होती है, जैसे केंद्रीय विधि व्यवस्थापिका होती है संसद, संसद के 2 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, LOS लोकसभा, और RAS राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में भी विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। वो बात अलग है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद नहीं है, लगभग राज्य ऐसे ही हैं। राजस्थान में ओनली विधानसभा है, राजस्थान में क्या है? केवल विधानसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। नहीं सुना ना कभी नाम राजस्थान में विधान परिषद का? है ही नहीं, विधानसभा विधानसभा है। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? विधानसभा का नेता कौन है? भारत में लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता किसे कहते हो? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री को। विधानसभा अध्यक्ष अलग होता है, लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला है ना, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित ओम बिड़ला। चलो, विधानसभा और विधान परिषद ये चीज़ होती है, समझ में आई बात? अब ये 2 विशेषताओं पर चर्चा हुई। देखो हम बहुत आराम से चलेंगे, मैंने पहले कह दिया। सबसे लंबा लिखित संविधान, नम्यता है, नम्यता का मिश्रण। अब बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। ये एक तीसरी विशेषता है किसकी? भारतीय संविधान की विशेषताओं में बात कर रहे हैं अपने। और तीसरी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। समझना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सारा मैटर बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से। संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संघात्मक। लेकिन भारत की शासन व्यवस्था, भारत का संविधान को जब हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो पता लगता है कि भारत में अपना तो ली संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन वास्तविक रूप से भारत की जो संविधान है वो ऐसी प्रणाली बना रहा है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर ज़्यादा है। अब बात यह थी, यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, फिर हम तुलना करेंगे भारत की उसके साथ। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या लक्षण है भारत के अंदर? मैं बात करूं संघात्मक शासन व्यवस्था के, तो राज्यों का संघ। भारत क्या है? बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के एक संघ बना हुआ है, ठीक है। 2 सरकारें, एक तो केंद्र की अलग होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में और राज्य की अलग होती है, ठीक है। तीसरा, राज्यों का संघ है, 2 सरकारें हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर, और संविधान
की सर्वोच्चता। ठीक है, चलो। और एकात्मक शासन व्यवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? भारतीय संविधान में कैसे हम कह सकते हैं? सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, और सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता। बस इतना से समझ में आएगी बात। देखो क्या तात्पर्य हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था में। एक चीज और मैं नीचे नोट लगा के लिखता हूं, ध्यान देना। नोट, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। फिर भी ये ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आ जाइए। अब देखो पहले ये बात है एक चीज और है, यहाँ पे लिखते हैं शक्ति विभाजन। अब समझे, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? जब किसी देश का आकार बड़ा होता है, किसी क्षेत्र का आकार बड़ा है, उस सारे क्षेत्रों को मिलाकर के एक देश बनाना है। अब अगर अपने ये कहते, उस टाइम की मैं अगर बात करूं, असम राज्य जो था, जब हमारा देश पूरा एक भारत के रूप में बना था, असम राज्य की मैं बात करूं, पूर्वोत्तर राज्य जितने भी उनकी अगर मैं बात करूं, और अगर मैं राजस्थान के क्षेत्र, अलग क्षेत्र की, और या हैदराबाद के एरिया की, बंगाल के क्षेत्र की बात करूं, अगर इनको डायरेक्ट ये कहा जाता ना कि तुम्हारे राज्य राज्य का कोई नाम नहीं होगा, राज्य राज्य में तुम्हारे कोई मुख्यमंत्री वगैरह कुछ नहीं है, तुम सब एक सिर्फ केंद्र सरकार दिल्ली में जो बैठेगा उसके अधीन रहोगे सारे के सारे, तो तब ये बात उनको मंजूर नहीं होती। जब बहुत बड़े एरिया को अपना गुलाम बना के रखना हो ना, तो कुछ पावर उनको भी देनी पड़ेगी कि हम तो बस ऊपर ऊपर से तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे दूसरे लोगों से, तुम्हारे दूसरे दुश्मनों से रक्षा करेंगे, तुम सिर्फ हमारे अंडर रह जाओ, बस हमारे अंदर एक राज्य बनो। तो जब भारत का एकीकरण हुआ था ना, तो भारत में जितने भी राज्यों को भारत में शामिल किया गया, जितनी भी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, तो उनको कुछ ना कुछ लालच देकर के शामिल किया गया। और ये बात पहले से हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में थी, या एकीकरण करने वाले लोगों के दिमाग में थी कि इनको एक बार साथ में मिलाओ कैसे ना कैसे करके, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया में संघात्मक शासन व्यवस्था ही कामयाब होती है। एकीकृत शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती है, वही सब कुछ फॉलो करता है, वो उसी को सारे फॉलो करते हैं, वही सब कुछ नियम विनियम बना करके काम करता है। शक्ति का बंटवारा नहीं होता, शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण, ये दो चीजें आती है, इसको समझे अपने। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ये होता है कि एक देश अलग अलग राज्यों में बंटा होता है। तो क्या भारत अलग अलग राज्यों में बंटा है? भारत अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ है ना, ठीक है। राज्यों का संघ है भारत, क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 1 की पंक्ति है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अच्छा, यहां एक चीज और बताते तो मैं, इस पर प्रश्न आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में आपके, नोट लगा के अनुच्छेद 1 की थोड़ी सी व्याख्या करूंगा मैं। अनुच्छेद 1 क्या लिखा गया है? एक प्रश्न और, भारतीय संविधान में भारत के लिए सिर्फ दो ही शब्दों का यूज किया गया है। कौन कौन से दो शब्द हैं? इंडिया और भारत, बस दो ही नाम है। हिंदुस्तान नाम भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान नाम भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यों का संघ। इससे दो बातें क्लियर होती है। हिंदी तो समझ गए आप, इंडिया जो कि भारत है
यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ है। अच्छा, इससे दो चीजें क्लियर होती है। क्या क्या क्लियर होता है? नंबर एक, भारत के राज्यों का संघ में शामिल होना, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देना, समझाऊंगा मैं। ये एक लाइन क्यों लिखी गई है? भारत के राज्यों का संघ में शामिल होना, भारत संघ में शामिल होना, भारत संघ में शामिल होना किसी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के साथ तुलना करके देखो, हम तीन देशों के साथ तुलना करके देश का संविधान पढ़ते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत। इन तीनों देशों से ही बस हमारी तुलना हर बार या तो अमेरिका से होगी या इंग्लैंड से होगी, और इन्हीं पर प्रश्न पूछता है एग्जामिनर हमेशा ही। अब देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 51 राज्य हैं, ठीक है। अमेरिका के जो 51 स्टेट्स हैं वो सब एक समझौते के तहत अमेरिका के साथ जुड़े। जब अमेरिका पहले इंग्लैंड का गुलाम था, अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था, भारत भी इंग्लैंड का गुलाम था, ठीक है। अमेरिका जल्दी स्वतंत्र हो गया, भारत लेट स्वतंत्र हुआ, 150-200 साल बाद अमेरिका जल्दी स्वतंत्र हो गया, जिसका कारण आप इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के निवासियों ने अमेरिका के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अमेरिका की क्रांति हुई थी 1784-85 के अंदर, अमेरिका में क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड की सरकार ने आदेश दिया कि आप इन क्रांति को दबाओ, गोलियां मारो इनको, ठीक है। पर इंग्लैंड के लोगों ने अमेरिका के निवासियों पर गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। वो एक ही रंग, एक ही प्रजाति के थे, गोरे गोरे थे सारे, है ना, बुरे बुरे बाल और वो वाले थे लोग, सारे अंग्रेज थे, मतलब सारे के सारे, ठीक है। भारत वालों पे उनको कोई दया नहीं है, भारत वाले काले सांवले थे, क्या गोली मार दो कोई बात नहीं, इनकी क्रांति विफल करो, ठीक है। अमेरिका जल्दी स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका का जो जितना भी एरिया था वो अलग अलग राज्य थे, और वो सारे राज्य एक आपस में सहमति के साथ एक देश बनाया उन्होंने, जिसका नाम अमेरिका रखा गया। 51 राज्य जो हैं वो सारे एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उन 51 राज्यों को कभी भी अब उससे अलग होने का अधिकार है। अमेरिका के 51 राज्य एक देश दूसरा देश बना सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पर वो अलग नहीं होते, क्योंकि अमेरिका के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता? भाई अमेरिका है, अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ना ही चाहेंगे 100%। एक छोटा सा चुटकुला है, सुना देता हूँ बीच में। एक बार क्या था, बिहार की बात है, एक अध्यापक था जो रोज़ एक रास्ते से आता जाता था। एक साइड 4-5 लड़के और एक ताऊ बैठा रहता, तो वो आपस में बातें करते रहते, रोज एक मतलब पूरा ऐसे ग्रुप बना लेते और गोष्ठी करते। अब मास्टर जी हो रही जो भाई रोज बैठा रहे, शाम ने 1.5-2 घंटा बैठा रहे, सुबह भी बैठा रहे, इसी की तकड़ी बात करने लग रहे, ठीक है। तो मास्टर जी जाके कहना एक 5-7 दिन बाद में 10 दिन बाद में जाके पूछ लियो भी थे के बात करो रोज रोज, मतलब के चर्चा चलना रही है, किस बात पे आपका बहस हो रही है, रोज क्या सोचते हो? तो वो लड़के से तो वो उनमें से बोला एक, हम सोच रहे हैं मास्टर जी हम अमेरिका पर आक्रमण कर दें। हम क्या कर दें? अमेरिका पर आक्रमण करेंगे। दिमाग खराब हो गया, अमेरिका पर आक्रमण करके क्या मिल जाएगा भाई? हम अमेरिका पे आक्रमण करेंगे, हम हार जाएंगे, श्योर ये कोई 5-7-10 लोग मरेगा, बिया भी लिंगानुपात का मैं कोई टिंगर मर जाए, कोई दिक्कत को नहीं के, ठीक है। अमेरिका पर आक्रमण करके हम हार जाएंगे, अमेरिका हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा, अमेरिका हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा, फिर अमेरिका अपने आप ही हमारा विकास करेगा, अपने आप रोडे बनाएगा, कोई 4-5 मरने होंगे वो मर जाएंगे, बाकी तो यही रखेगा, यहाँ से निकालने से रहा, फिर अपने आप ही सारा काम करेगा, ठीक है, लिंगानुपात भी कम है, कोई ब्याह भी हो जाएगा, सारा काम सर जगह का है। तो मैं आ सोचा भी मैं तो अमेरिका पर आक्रमण कर देंगे और अमेरिका हमारा रुपया आप डॉलर में बदल जाएगा, ठीक है। तो वो बात है कि अमेरिका से कौन अलग होना चाहेगा, सारे अमेरिका के साथ जुड़े हुए। कहा अच्छा ये बात, फिर ताऊ चुप था, क्या ताऊ जी थे क्या सोचो? ताऊ जी बोलिया क्या मैं यहाँ सोचूं बाई चांस जो अमेरिका हार गया तो अमेरिका को क्या होगा भाई, मैं जीत गया तो मैं तो अमेरिका बन जाऊंगा, और जे अमेरिका हार गया तो लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि भारत में बहुत अलग अलग प्रजाति अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे थे। इसलिए भारत के अनुच्छेद 1 में ये पहले से चर्चा कर दी गई कि जो भारत से एक बार जुड़ गया, भारत राज्यों का
भारत के राज्यों का भारत संघ में शामिल होना कोई समझौता नहीं है कि तुम चाहो तो समझौते के तहत शामिल हो जाओ और बाद में चाहो तो अलग हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। और भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आज ये चीन से सीमा टच करता हुआ अरुणाचल प्रदेश कह दे कि मैं तो चीन में शामिल होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले उधर कह दे म्यांमार सिंगापुर में शामिल होंगे, हम नज़दीक पड़ता है, हमारे इंडोनेशिया नज़दीक पड़ता है, हम तो उसमें शामिल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, अच्छा ये बात क्यों की मैंने आपको ये बताना था कि भारत क्या है, राज्यों का अविनाशी संघ है। एक लाइन ये भी बोल सकते हो, भारत राज्यों का अविनाशी संघ है, अलग नहीं हो सकते ये। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। अच्छा मैं बता रहा हूँ संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, राज्यों के संघ होते हैं, राज्यों का संघ होता है एक देश, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। 2 सरकारें होती हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में। कितनी सरकारें होती हैं, 2, केंद्र की अलग राज्य की अलग। भारत में ऐसा है, केंद्र की अलग है राज्य की है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अच्छा संविधान की सर्वोच्चता होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में, संविधान सर्वोच्च होता है। भारत में ऐसा है, संविधान को सर्वोच्च माना गया, बिल्कुल, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। शक्तियों का विभाजन होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ रूल बनाने के अधिकार केंद्र नरेंद्र मोदी बनाता है, कुछ रूल बनाने के अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाएगा। कुछ चीज़ों पर काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। शक्ति विभाजन आपको पता हो तो संविधान की अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची के विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। ये धीरे धीरे सीखते जाएंगे हम थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है कि शक्ति का विभाजन होगा, तो भारत में शक्ति विभाजन को अपनाया गया। अनुसूची 7, संविधान की अनुसूची 7, अनुसूची 7, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 7 में शक्ति विभाजन को अपनाया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर बताते हैं ना। इन पॉइंटों से ये सारे पॉइंट भारत पे लागू हो रहे हैं, ये संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। अच्छा एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सशक्त होता है, राज्यों के पास कोई पावर नहीं होती। और भारत में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है, राज्य सरकारों के पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा मजबूती नहीं होती। आप भी देखते हो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो रोते रहते हैं कि सरकार ये नहीं दे रही, सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही, यानी कि राज्य की निर्भरता किस पर है, केंद्र पर है। और भारत में केंद्र मजबूत है। एक चीज और, आपातकालीन प्रावधान एक एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण होता है। एक आपातकालीन प्रावधान कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी दिक्कत आ जाए, राज्य सरकार खत्म, केंद्र सरकार उस पर हावी हो जाती है, केंद्र सरकार काम करेगी। आज राजस्थान के एरिया में का पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो राज्य सरकार का खत्म, मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट केंद्र सरकार यहां पर पहुंचेगी, केंद्र सरकार संभालेगी सारी स्थिति को। आज राज्य में जो इसका विफल हो जाए, राज्य के अंदर सरकार जो है विफल हो जाए, अल्पमत में आ जाए, आज मान लीजिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है, विधायक कुछ पीछे हट जाए, मुख्यमंत्री की सरकार अल्पमत में आ जाए तो केंद्र फटाफट केंद्र आ जाएगी, यहाँ पे केंद्र संभालेगी। आपातकाल में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि केंद्र सरकार हावी हो जाती है, तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। किसका लक्षण है, एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण बताता हूँ। क्या होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में, क्या होता है, एक ही सरकार होती है मूल रूप से, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो वो एक सरकार होती है उसके पास पावर ज्यादा होती है, देश के हर हिस्से को ज्यादातर वही संभालती है। ये बात है भारत में, केंद्र सशक्त है, देश के हर हिस्से को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र सरकार ही संभालती है। अच्छा ये एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है एकल नागरिकता। अब मैं आपको थोड़ा 2 देशों के उदाहरण दूं ना। आपको अगर एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश, संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश देखना है तो वो तो है मूल रूप से प्योर संघात्मक शासन व्यवस्था का देश है अमेरिका, जिसमें प्योर संघात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ राज्यों के, दोनों राज्यों के संविधान भी अलग अलग है, राज्यों का संविधान अलग है वहाँ पे और केंद्र के रूप में संविधान अलग है। वहाँ पर सरकारें भी हैं, केंद्र सरकार भी है, राज्यों की सरकारें भी वहाँ हैं। शक्ति विभाजन बहुत अच्छे तरीके से अपनाया गया। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन 2 तरीके से होता है कि केंद्र सरकार के पास अलग पावर, राज्य के पास अलग पावर। और दूसरा शक्ति पृथक्करण ये भी होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग अलग, तीनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती हैं। वो संघात्मक शासन व्यवस्था में अगर देखें तो वो अमेरिका के अंदर है, भारत में ऐसा हालांकि पूर्ण रूप से नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था में देखिए, हाँ अमेरिका में एक बात और देखो कि वहाँ दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा ही होता है, दोहरी नागरिकता होती है। जैसे वहाँ अमेरिका में अमेरिका के व्यक्ति होने की नागरिकता तो अलग है, और वहाँ पे जैसे सैन फ्रांसिस्को या फिर न्यूयॉर्क एक शहर है उसका, यहाँ सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, जो भी वहाँ के अलग अलग राज्य हैं उस राज्य की नागरिकता अलग होगी। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास राज्य का नागरिक होने का एक पहचान पत्र अलग हो और एक भारत का नागरिक होने का पहचान पत्र अलग हो। 2 आइडिया है क्या आपके पास? नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता को अपनाया गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है?
एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है कि केंद्र सशक्त होता है। जैसे छोटे छोटे देश होते हैं ना, ज़्यादातर छोटे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, जैसे सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड है, यहाँ सभी इन देशों में छोटे देश हैं, एक ही सरकार संभाल लेती है सारा सिस्टम, एक ही नागरिकता होती है उसके अंदर, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे राज्य वगैरह ज़्यादा बड़े होते ही नहीं है, कुछ नहीं होता। आपातकालीन प्रावधान, ये ऐसे पॉइंट है जो भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर झुकाव देते हैं। तो मैंने क्या विशेषता बताई, भारतीय संविधान की विशेषता पड़ी कि संघात्मक शासन व्यवस्था है परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। ये सारी बातें भी हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की बातें भी है भारत के अंदर और एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर की बातें भी हैं भारत के अंदर। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब दोनों में टकराव हो जाता है ना, केंद्र और राज्य में, तो केंद्र सशक्त हो जाता है और ये एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। कुछ समझ में आई? धीरे धीरे और आएगी, आगे और पॉलिटी को समझेंगे। अच्छा, आगे क्या लिखा है, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, ध्यान रख लेना। और उसके बाद इंडिया दैट इज भारत, इसकी मैंने व्याख्या कर दी, ये उतार लीजिए। चलो तीसरा पॉइंट उतारिए, इसको उतारोगे क्या? उतार लो। चलो, इससे पहले वाला तो आपने उतारा हुआ है। अच्छा, एक और खास बात बता देता हूँ क्लास की, अगर आप बाई चांस नहीं आए हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। ये नोट्स देखो, मैंने पहले दिन कल जो करवाया था वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब मिल जाएगा आपको। जो भी मैंने करवाया है सारा मैटर, किसी से कॉपी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डेली शाम को जो भी मैं मैटर करवा देता हूँ, अभी क्लास खत्म होते ही 1 घंटे बाद आपको मैटर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और दूसरी बात, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, जो भी मैंने पढ़ाया है, कल मैंने पढ़ाया उसकी वीडियो भी अपलोड है, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सारा मैटर मिल जाएगा आपको। बस आप अपने आप को 6 महीने के लिए स्थिर कर लें कि बस करना है इस बार, और 6 महीने बस मैं बढ़िया तरीके से यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठ रही हूँ, तैयारी कर रहा हूँ 100%। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघ कहा है? प्रश्न आया हुआ है आपके सेकंड ग्रेड में। भारतीय संविधान को अर्धसंघ की संज्ञा दी है, मतलब भारत का संविधान पूर्णतः संघात्मक नहीं है, अर्धसंघात्मक है। बात भी सही है, एकात्मकता के गुण भी है, संघात्मकता के गुण भी है, तो अर्धसंघात्मक है। किसने कहा? एक लाइन और भी कही है, एकात्मकता की भावना में संघ। इसको लिखते हैं, कुछ पंक्तियां और उतार लीजिए। चलो देखो, इस आधार पर लिख लो। चलो मैं बोल रहा हूं, इस आधार पर भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए। भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए। निम्नलिखित नाम दिए गए। पहला, एकात्मकता की भावना में संघ। एकात्मकता की भावना में, एकात्मकता की भावना में संघ या अर्धसंघ, दोनों ही नाम। अर्धसंघ, ये किसने कहा? ये कहा कैसिवैयर ने। ये किसने कहा? कैसिवैयर, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम दिए गए इसको। कुछ नाम थे, बोर्गेनिंग फेडरलिज्म, ये याद कर लेना। बोर्गेनिंग मतलब उधार लिया हुआ, बोर्गेनिंग फेडरलिज्म हिंदी में लिखेंगे उधार लिया गया, उधार लिया संघ, उधार लिया गया संघ, हिंदी में बोलेंगे इसको। ये किसने कहा था? ये कहा था मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स। और कहा गया था इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा कहा था कोऑपरेटिव, साथ साथ ही लिख लो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं संघ को, ठीक है। सहकारी, कोऑपरेटिव मतलब होगा ना सहकारी या सहयोगी, सहकारी संघ। ये किसने कहा था?
भारतीय संविधान के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था इसको। और लास्ट है एक लाइन, इसको कहा गया था फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज टेंडेंसी, 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 फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, ये कहा था। लास्ट व्यक्ति है जॉनिंग्स, आइवर जॉनिंग्स, सर आइवर जॉनिंग्स, जिसने भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा, आइवर जॉनिंग्स, ये नाम भी है। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण लिए हुए हैं, इसलिए ये सारी बात कहेगी कि एकात्मकता की भावना में संघ, भावना एकात्मकता है लेकिन है संघ बनाया हुआ। ठीक है, केसी वैया ने। बॉर्गेनिंग फेडरलिज्म यानी उधार लिया गया संघ, मॉरिस जॉन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघ, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, ये आइवर जॉनिंग्स ने कहा था। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता पे बात हुई हमारी। देखो हम आराम से चलेंगे, मैंने आप उतार लिया सभी ने। ठीक है, अब आगे पहली विशेषता थी सबसे लंबा लिखित संविधान, नम्यता अनम्यता का समन्वय, संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। फिर है त्रिस्तरीय सरकार, इसकी भी कोई खास बात है ही नहीं, सभी को पता है। त्रिस्तरीय सरकार कौन सा पॉइंट है? चौथा, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार यानी कि भारत में सरकार के प्रकार कितने हैं? अगर बात करें, सीधा सा शब्द लिखूं मैं कि भारत में सरकार के प्रकार, भारत में सरकार के प्रकार कितने प्रकार की सरकारें हैं? 3 प्रकार की सरकारें। कितने प्रकार की सरकारें हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, वही बातें हैं। केंद्र सरकार, वर्तमान में अगर हम बात करें केंद्र सरकार के संबंध में, तो प्रधानमंत्री इसका प्रमुख व्यक्ति है ना। किसके अंडर काम कर रही है? प्रधानमंत्री के अंडर में। राज्य सरकार मुख्यमंत्री के अंडर में काम कर रही है। स्थानीय सरकार अलग होगी। स्थानीय सरकार के 2 रूप हैं, एक तो ग्रामीण और दूसरी नगरीय या शहरी। ठीक है, ग्रामीण सरकार की 3 प्रमुख संस्थाएं होती है। सबसे छोटे स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर होती है पंचायत समिति, पैस लिख रहा हूं पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर होती है जिला परिषद। ठीक है, शहरी भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे छोटे स्तर पर होती है नगर पंचायत। ध्यान देना, मैंने पहले बताया था कि संविधान में सबसे छोटे स्तर के लिए नगर पंचायत शब्द का उपयोग किया गया है, नगर पालिका नहीं लिखा गया है। वो हम बात है कि हम बोलने लग गए हैं इसको और सभी जगह लिखा भी जाने लग गया है, पर संविधान में नगर पंचायत लिखा गया है। उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। अब सबके थोड़े प्रधान की बात कर लेते हैं हम। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान, जैसे दुग्गल है अपने रानीवाला दुग्गल। सरपंच आपकी ग्राम पंचायत आपको पता ही है। जिला परिषद का कौन होता है? जिला प्रमुख। ठीक है, नगर पंचायत में कौन होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। ठीक है, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का प्रमुख होता है, वो होता है महापौर। महापौर या मेयर भी बोलते हैं उसको, महापौर या मेयर, समझ जाओगे। ठीक है, अब केंद्र सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री। कौन होता है? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो ये त्रिस्तरीय सरकार है। मेन बात आती है अगर बोलने की सरकार किसको कहेंगे,
तो प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल वो सरकार में आते हैं। सारे के सारे एमपी जो है ना वो सरकार में नहीं आते। अब जैसे किसी व्यक्ति, किसी एमपी है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई सांसद है, उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है तो वो सरकार में शामिल नहीं है। कार्यपालिका के लोग सरकार में शामिल होते हैं, ध्यान देना। मुख्यमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, अब मान लीजिए कि कोई एमएलए है, कोई विधायक है जिसके पास कोई मंत्री का प्रभार ही नहीं है, तो वो उसको नहीं कहेंगे कि ये राज्य सरकार का आदमी है ना। सरकार में कौन आएंगे? जिनके पास मंत्री पद है, जो मंत्री के मंडल के सदस्य हैं वो। तो ये त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। सबसे बड़े स्तर पर केंद्र सरकार है, पूरे भारत में एक ही है। राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, और हर राज्य में 2 स्थानीय सरकारें और होती है, एक तो ग्रामीण सरकार और एक शहरी। ग्रामीण के 3 भाग होते हैं, सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, शहरी स्तर पर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। 2-3 दिन हम बिल्कुल आराम से चलेंगे सारा मैटर। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है, बताना क्या है, कितने नंबर है, क्या है? सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर भी हमें 2 शब्दों को अच्छे से समझना है। पूरी समझ है, सारी की सारी विशेषताओं में पूरी पॉलिटी की समझ ही है। ठीक है। अब सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है? देखो 2 प्रकार के, पहले भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। शासन व्यवस्था को अपनाया गया, पहली बात तो ये। यहां पर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन है वो देखो। संसदात्मक शासन व्यवस्था को, संसदात्मक, ये क्वेश्चन आया था और लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या पूछ क्या लिया, बता क्या दिया। संसदात्मक शासन व्यवस्था को सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप, सुना है शब्द वेस्टमिनिस्टर? सुना है या नहीं सुना? नहीं सुना? आया हुआ क्वेश्चन है वेस्टमिनिस्टर स्वरूप या मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में मंत्रिमंडलीय की सरकार है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उत्तरदायी सरकार है, भाई उत्तरदायी है, जनता के प्रति जवाबदेही है, ये भी समझ में आ गई। वेस्टमिनिस्टर स्वरूप का तात्पर्य क्या हुआ? वेस्टमिनिस्टर स्वरूप की भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, इसको समझें, नोट लगा के लिख रहा हूं, वेस्टमिनिस्टर। अब इसको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करो, समझ आ जाएगी। वेस्ट पश्चिम है ना, मिनिस्टर पश्चिम के मिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर स्वरूप। स्वरूप का तात्पर्य है, इसको ऐसे समझेंगे कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड से ली गई है, ली गई है। देखो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी समझ है, मैं पहले बता रहा हूं बार बार। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक तो होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और एक होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत में किसको अपनाया गया? संसदात्मक शासन व्यवस्था को। भारत में किसको अपनाया गया? अब बात आती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, क्या फर्क होता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? पूर्णतः शक्ति पृथक्करण होता है।
पूर्णतया शक्ति पृथक्करण होता है। पूर्णतया शक्ति पृथक्करण होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? शक्ति के 3 अंग होते हैं, ध्यान देना। शक्ति के 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका। अमेरिका में किसको अपनाया गया? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। भारत में पूर्ण रूप से संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, और अमेरिका में पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं ली है। भारत ने अमेरिका की, देखो, एक संघात्मक पढ़ा था हमने, एक अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक की खास विशेषता यही होती है कि शक्ति पृथक्करण होता है पूर्ण रूप से। क्या मतलब होता है? शक्ति के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग होते हैं। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। ये होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। यानी कि कार्यपालिका जो भी कर रही है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो पूरे काम करता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष मतलब जैसे अमेरिका के अंदर कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष अमेरिका का यूएसए राष्ट्रपति। समझना इस बात को। यूएसए का राष्ट्रपति जो है वो किसी के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो अपने काम कर रहा है। व्यवस्थापिका अपना अलग काम कर रही है, न्यायपालिका अपना अलग काम कर रही है। इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। यह है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है कि इसमें आंशिक शक्ति पृथक्करण है। भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है क्योंकि भारत में आंशिक शक्ति पृथक्करण है। क्या होता है आंशिक शक्ति पृथक्करण? कैसे है कि भारत में देखो, और क्या होता है, एक तो इसमें आंशिक शक्ति पृथक्करण होता है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं कि 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं। 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं। कार्यपालक होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब इसको समझना। अब मैं देखो ये क्या बता रहा हूं, यहां कोई कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। न्यायपालिका, इन तीनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां आंशिक शक्ति पृथक्करण है। 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसको समझना, थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है। ये समझते हैं बस, उसके बाद आपकी आगे की क्लास होगी। मैं बात करता हूं भारत के अंदर क्या सिस्टम है। देखो, भारत और अमेरिका में आप तुलना कर लेना। भारत में जो व्यवस्थापिका है, केंद्र की बात कर लेता हूं मैं, सिर्फ एक केंद्र की। भारत में जो कार्यपालिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका, और भारत में जो न्यायपालिका है, केंद्रीय न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते। देखो, भारत में व्यवस्थापिका किसको कहा गया? संसद को। किसको कहा गया? संसद को। संसद के 2 भाग हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। फिर कार्यपालिका में भारत में आता है प्रधानमंत्री, वैसे राष्ट्रपति आता है। मंत्रिमंडल को दो ही लोगों को ले रहा हूं मैं एक बार। न्यायपालिका में भारत में सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा लेना देना है। इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा लेना देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात?
क्या होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता रहती है मूल रूप से, कार्यपालिका पर संसद का प्रभुत्व रहता है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री कौन होता है? अच्छा, संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता और, बहुमत दल का नेता अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री कह लो, मुख्यमंत्री कह लो, अध्यक्ष हो गया सरकार का, बहुमत दल का नेता। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, कोई बहुमत दल नहीं होता, व्यवस्थापिका है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। वहां राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता कर रही है, राष्ट्रपति खड़ा है, राष्ट्रपति को वोट डाल रही है डायरेक्ट जनता। यहाँ प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होता अकेला कि प्रधानमंत्री को वोट डाल दो सारे, होता है क्या ऐसा? सारे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को वोट डाला क्या आपने तो MP MLA को वोट डाला, फिर आगे से आगे सिस्टम चला। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। संसदात्मक शासन प्रणाली में ऐसा होता है, ध्यान देना, क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा से और राज्यसभा से कुछ सदस्यों को उठाएगा और किस में शामिल कर लेगा? मंत्रिमंडल में। लोकसभा में वर्तमान में 550 सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य हैं, मान लीजिए 45, चलो 250 अधिकतम 250 ही हो सकते हैं। 550 लोकसभा में सदस्य है, राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य है। ये टोटल कितने हो गए? 800 सदस्य हो गए। ठीक है, ये 800 लोगों में से 70-80 लोग क्या बन जाते हैं? मंत्री बन जाते हैं। मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका से ही क्या बनती है? कार्यपालिका बनती है। व्यवस्थापिका से ही क्या बनी? कार्यपालिका बनी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये पूरी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। अगर संसद बहुमत से कोई विधेयक पारित करके इनको हटाना चाहे तो हटा सकती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता कार्यपालिका का अध्यक्ष बनता है, प्रधानमंत्री बन गया। समझ आई बात? यानी कि अब मैं यहां पे क्या तुलना कर रहा हूं? मैं यहां पे ये तुलना कर रहा हूं, भारत में अमेरिका की तरह संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन भारत में अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? संसद की सर्वोच्चता होती है, और भारत में संसद की सर्वोच्चता है। प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये तीनों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये तीनों अलग अलग होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के प्रति यानी व्यवस्थापिका के प्रति, संसद मतलब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, पहली बार अगर पॉलिटिकल पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तो थोड़ा एक बार लग सकता है कि कुछ कम समझ में आए, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। पॉलिटिकल बेसिक कभी नहीं है कि आप लाइनें लिखी हुई हैं रट्टा मार लो और आप समझ जाओगे ये पॉलिटिकल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पॉलिटी में रट्टा मारने से नहीं आएगी, पॉलिटिकल को समझनी पड़ेगी। और फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से जो भी प्रश्न आए वो सारे समझ पर आए हुए हैं। और या फिर रट्टे का क्वेश्चन आएगा तो आपकी विदेशी तत्वों से आएगा, क्रॉस मिलान कर देगा कि इंग्लैंड से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या, आयरलैंड से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, वो मिला दो, वो आपकी किस्मत है। लेकिन प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अध्यक्षात्मक, संघवाद, संसदात्मक, संघात्मक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था मतलब ये कि संसद की पावर ज़्यादा, प्रधानमंत्री की उतनी नहीं है। प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। USA का राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। कार्यपालिका के रूप में वो काम कर रहा है, व्यवस्थापिका के साथ उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। न्यायपालिका से तो बिल्कुल लेना नहीं है। यहाँ तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो पूर्णतः शक्ति पृथक्करण होता है, यहाँ आंशिक शक्ति पृथक्करण होता है। 2 प्रकार के कार्यपालक। ये देखो, ये क्या बात हुई। यहाँ भारत जो है वो थोड़ा इंग्लैंड से अलग होता है। देखो क्या फ़र्क है, एक बात बता देता हूँ। भारत और इंग्लैंड दोनों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। भारत और इंग्लैंड दोनों में क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है ना। आपने सुना होगा, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, लोकतंत्र गणतंत्र, लेकिन इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड गणतंत्र नहीं, इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ भाई? इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है? चलो भाई, आज का टाइम हो गया, बार बार ठीक है, कल बताऊंगा मैं आपको ये चीज़ें क्या है। ये उतार लीजिए आप, ये उतार लीजिए। कल बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। खुद भी विचार करके आना आप कि कैसे। ठीक है, भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है।